चलिए, गुड इवनिंग मेरे भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आशीष पांडे ट्यूटोरियल में। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोग इसे एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज का जो हमारा टेंस है वो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज का हमारा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप कि आप सब लोग लाइक भी कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। देखिए, आप लोग ना मेरे लिंक को अगर हो सके तो, ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रेशर कर रहा हूं, अगर आप चाहो कि और बच्चे आपके साथ जुड़े तो आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी भेज दिया करिए और अपना स्टेटस बना लिया करिए। अगर स्टेटस बनाएंगे उस पर अगर आप लिख देंगे कि वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो हो सकता है और अधिक से अधिक बच्चे आपके साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब मुझे बहुत चाहते हैं, ठीक है। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? कहने से ही एक बात पता चल रही है कि कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा। कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा। फ्यूचर मतलब आने वाले दिनों में परफेक्ट होगा, मतलब पूरा होगा। मतलब ऐसे काम जो आने वाले दिनों में पूरे हो गए रहेंगे, या पूरे होने वाले रहेंगे, या पूरे होने की आशंका रही होगी, तो ऐसे अगर काम आपको मिल जाएंगे तो उन्हें आप लोग क्या बोलोगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलोगे। उसे आप क्या बोलोगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलोगे। आइए जरा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बताता है। ऐसे कार्य जो फ्यूचर में पूरे हो चुके होंगे या रहेंगे, ठीक है। ऐसे काम जो फ्यूचर में पूरे हो चुके होंगे। तो ऐसे कौन से काम होंगे जो फ्यूचर में पूरे हो चुके होंगे? आइए जरा उसे वाक्यों से समझते हैं। मैंने लिखा, मैं कल इस समय तक अपना पाठ याद कर लिया या कर चुका हूंगा, ठीक है। इस वाक्य से जरा समझते हैं पहले पूरी बात को और निकालते हैं पहचान। लिखा गया है, मैं इस समय तक, कब? कल कब का टाइम है? फ्यूचर का। कल कब का टाइम है? फ्यूचर का। फ्यूचर टाइम बताएगा, और या तो ये कौन सा टाइम बताएगा? पास्ट टाइम बताएगा। दो टाइम ये बता सकता है। मुझे नहीं पता कि ये कैसा टाइम है। मैं कल इस समय तक अपना पाठ याद कर चुका हूंगा। जैसे यहां पर हूंगा या गागी के आया तो हमने यहां से पता लगाया कि ये कौन सी बात है, तो आपने कहा फ्यूचर। इसका मतलब यहां से ये वाला जो टाइम था वो खत्म। इसका मतलब ये जो फ्यूचर टाइम है ये इस काम के कब होने की बात को कर रहा है? फ्यूचर में। इसका मतलब ये प्रेजेंट में अगर हम पूछें कि क्या प्रेजेंट में ये काम कंप्लीट है क्या? प्रेजेंट में ये काम कंप्लीट है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, फ्यूचर में ये काम कंप्लीट होगा, प्रेजेंट में ये काम कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि तभी तो कह रहा है वो कल अपना पाठ याद कर चुका होगा। इसका मतलब एक बात हमको समझ में आई कि अगर वाक्यों के अंत में, अब यहीं से पहचान बना रहा हूं, याद रखना, यदि वाक्य के अंत में क्या क्या आए, जरा यहां पर देखते हैं। क्या मिले? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि चीजें अगर आती हैं, इत्यादि शब्द समूह आए तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस
फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अभी एक बात यहां से क्लियर पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अब हम इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग बहुत कम कर रहे होते हैं। तो कैसे वाक्य लिखते हैं, जरा इसी वाक्य को मैं एक दूसरे तरीके से लिखता हूं। कैसे? मैंने लिखा राघवेंद्र कल इस समय तक अपना पाठ याद कर लिया होगा। ये हमने एक और वाक्य लिखा, राघवेंद्र कल इस समय तक अपना पाठ याद कर लिया होगा। अब आप एक चीज और देख रहे हो कि अभी तक यहां पर जो मिला था वो मिला था चुका हूंगा, चुकी होंगी, ऐसे कुछ चीजें यहां पर मिल रही थी। देख रहे हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे वाक्य मिल रहे थे। लेकिन ये बात ये अर्किक है, ये पुरानी बातें हैं। अब ऐसा हम लोग बातचीत करने में नहीं यूज कर रहे होते। अब कैसा होता है, यहां पर ये देखिए, या होगा, क्या लिखा है, लिया होगा। इसका मतलब अगर वाक्य के अंत में आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो सर आपको वहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये होंगे, इत्यादि शब्द समूह भी मिल सकते हैं। इत्यादि शब्द समूह। ठीक, अगर ये दोनों में से कोई भी चीजें मिलती हैं, क्या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या तो आपको या होगा, ये होगी, ये होंगे, इनमें से कोई भी चीज आपको मिलेगी तो वो जो वाक्य बनेंगे वो किसके बनेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बनेंगे। इतनी बातें शायद आपको समझ में आई। तो इससे पूरा मिलाकर के बात यही निकलेगा कि ऐसे कामों के बारे में बताया जाएगा जिसके फ्यूचर में कंप्लीट, जिसके फ्यूचर में फिनिश होने की बात कही जाएगी। अगर वो काम फ्यूचर में फिनिश होगा तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसे जरा आप सब लिखें, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। ये ऊपर वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसे ये नहीं दिख रहा है, आप सब यहां पे हेडिंग बना के डाल लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा अपना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो थोड़ा फ्रेम से ऊपर हो गया है, मिटा भैया। चलिए, देखिए, पहचान आप जान गए। अब जरा हम लोग आगे कहानी को बढ़ाते हैं, नियम सीखते हैं, रूल्स में दो प्रकार की बातें हम लोग सीखेंगे। एक तो कंडीशनल बातें सीखेंगे, मतलब जो रूल्स है वो तो सेम है, कंडीशनल बातें एक सीखेंगे और एक सिंपल सीखेंगे। तो पहले सिंपल फिर कंडीशनल। तो रूल्स में आपको जानते हैं, सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब समझनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें भी आप जानते हो दो दो बातें हैं, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक लगेगा विल और एक लगेगा हैव। अब आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो लगता नहीं, शायद, सॉरी ये हमने गलत कह दिया है ना। अब आप कहोगे नहीं सर विल और शैल तो नहीं लगता,
इसमें कुछ और लगता है। कैसे लगता है अब आप कहानी जान गए, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। विल हैव, शैल हैव लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हैव और विल और शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगी, तब उसके बाद हम लोग कोई चीज लगा पाएंगे। याद रहे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है, और परफेक्ट तभी बनाया जा सकता है जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते तो परफेक्ट किसी भी कंडीशन पे आप वहां पर नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या लगाया? विल और शैल लगाया, और इसके साथ क्या लगाया? हैव। तो अब अगर आपसे पूछें कि क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी, तो आप कहोगे विल हैव, शैल हैव बनेगी। लेकिन जेन्युइनली बात क्या है आप उसे जानते हो। विल हैव, शैल हैव लगाओगे, और इसके साथ आप मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म लगाओगे। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आप विल हैव या शैल हैव लगाइए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, रिमेनिंग लगा दीजिए। ये बातें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर लगानी पड़ेगी। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब समझने वाली बात क्या है कि इन नेगेटिव सेंटेंसेस, negative adverbs, is used just after shall or will। as जैसे shall not have, and will not have। ठीक, अब एक नोट यहीं पे और आपको बता देता हूं कि shall not have अगर है, shall not have है या will not have है, अगर इसका हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करें तो आप इसे shall not को, हमने अभी आपको सिखा था कल, shan't have कर सकते हैं, और will not have को आप won't have कर सकते हैं। तो जब हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश का यूज कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पर बहुत जरूरी होता है, वो उसका प्रयोग हम लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, shan't have और won't have लिख सकते हो। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो शैल के तुरंत बाद या विल के तुरंत बाद ही आपको नॉट लिखना है। कभी भी आपको ऐसे यूज नहीं करना है shall have not या will have not या shan't haven't, shan't have not या won't have not या won't have not। ऐसी चीजें कदापि आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस क्या हैं? गलत हैं। तो आपको इस तरीके से यूज करना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब मुख्य रूप से मेन हमारा शैल और विल ही है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव लाया, और हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज कर दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात अब आपको यहां से समझ में आई होगी। तो इसे एक बार आप लोग कॉपी कर लें, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से कॉपी करिए। हो गया? चलिए अब देखिए, थोड़े से नियम आपको और बताता हूं। जैसे जब काम फ्यूचर में समाप्त होगा तो सर्टेन किसी टाइम पे भी तो समाप्त हो सकता है, तो उसके लिए भी कुछ फ्रेजेस आते हैं, उसके लिए भी कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, जो कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।
जैसे हम आपसे कह दिए कि मैं जून तक आपका कोर्स खत्म कर दूंगा, या मैं ऐसे कह दूं कि मैं सोमवार तक अपना पाठ पढ़ चुका होऊंगा, या ऐसे अगर कोई बातें मैं कहता हूं तो इसके लिए भी तो टाइम आता है, इसके लिए भी तो टाइम आता है। तो उसके लिए टाइम कैसे लिखेंगे वो जरा यहां पर हम लोग देखें। तो वहां पर ऐसे आता है बाय द पॉइंट ऑफ टाइम, बाय द, मैं इसे लिख देता हूं पॉइंट ऑफ टाइम, बाय द, पहले एक ऐसे लिख दूं बाय द टाइम, बाय द टाइम, ठीक। एक एक्सप्रेशन बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन आपको बताते भी चलते हैं। जैसे ऐसे आ गया बाय मंडे, है ना, बाय जून, है ना, बाय 2021, मतलब सोमवार तक, सोमवार तक, ठीक है। यहां पे आ गया जून तक, यहां इसका आ गया 2021 तक, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएंगे तब भी आप परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, तब भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा, इसी बाय की जगह बिफोर भी तो आ सकता है, बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। इसको कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बिफोर मंडे नेक्स्ट, मतलब अगले सोमवार के पहले, अगले सोमवार के पहले, या बिफोर जनवरी, या हमने लिखा, अब ऐसे ही आप समझ जाइएगा, ठीक है, बिफोर 2034, मतलब जनवरी के पहले, 2034 के पहले। ऐसी बातें अगर आ जाए तो भी आप वहां पे कर सकते हो। एक और देख लीजिए, ऐसे आ जाए बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या एक और ऐसे ही आ जाए बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और यार बाय द टाइम हो गई, बाय द टाइम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे आ गए एक्सप्रेशन तब भी ये किसके बनेंगे, परफेक्ट के ही बनेंगे। जैसे यहां पर हमने एक चीज लिखा बिफोर यू सी, मतलब आपके देखने से पहले, ठीक है। एक और यहां पे लिख देता हूं बिफोर शी ओपन द डोर, शी ओपन्स द डोर, उसके दरवाजा खोलने के पहले। यहां पर अगर ऐसे आ जाए, याद रखिए ये एक्सप्रेशन जब भी आएंगे तो कंडीशनल टाइप के बनेंगे, तो वहां पे आएंगे, ठीक है। बाय द टाइम शी कम्स,
उसके आने के समय तक, ये के समय तक का अर्थ देता है और ये पहले का अर्थ देता है। ठीक है, और लिख दिया बाय द टाइम शिवा स्लीप्स, शिवा के सोने के समय तक। तो ऐसे अगर एक्सप्रेशन कभी भी आएंगे तो ये एक्सप्रेशन भी किसी काम के परफेक्ट में होने की बात को ही जाहिर करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे बात आएंगे तो इनको हम लोग किस में समझेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस में हम लोग समझेंगे और फ्यूचर परफेक्ट में ही इनका ट्रांसलेशन किया करेंगे। अब आइए कुछ छोटे छोटे वाक्यों को हम लोग करना शुरू करते हैं और तब आप इसे समझिए और अच्छे से आप इसे देखिए कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, लिख लिए हैं ना आप सब? अब इसकी स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर आप कर लेंगे। अगर स्ट्रक्चर करूंगा तो 10-5 मिनट फालतू जाएगा, तो स्ट्रक्चर आप सब बना लेंगे। अब हम लोग सीधे सीधे ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, राजेश सोमवार तक अपना काम समाप्त कर लिया होगा, या कर चुका होगा भी कहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आपके आने के पहले ही सो गए होंगे। पूनम अगले सप्ताह तक अपनी पुस्तकें नहीं बेच चुकी होगी। नहीं बेच चुकी होगी। ठीक है, उसके देखने तक क्या मैं खाना खा चुका हूँ? या खाना खा लिया रहूंगा। ठीक है, ये वाक्य लिखे गए। जरा इसे आइए ट्रांसलेट किया जाए। पहले तो सभी वाक्य आप देख रहे हैं, पहचान के हिसाब से लिया होगा, या होगा, ये होंगे, चुकी होगी, चुका होगा लिखा गया है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये सबके सब वाक्य जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के हैं। सबके सब वाक्य किसके हैं? फ्यूचर परफेक्ट के हैं। अब बनाना कैसे है, आपको रूल्स बताया। क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है? विल हैव या शैल हैव लगानी है। और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो आपने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो विल हैव या शैल हैव लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये एक तो जनरल सा रूल होगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, फिर मेन वर्ब लगाते हो। ये प्रक्रिया तो हमेशा से चली आ रही है, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी लगेगी। तो आइए इसे करके देखते हैं। राजेश सोमवार तक अपना काम समाप्त कर लिया होगा। अब यहाँ पे राजेश देखिए सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने लिखा राजेश
कर लिया होगा तो विल हैव लगेगा यहां पर। राजेश विल हैव, समाप्त कर लेना मतलब फिनिश कर देना, फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। अपना काम राजेश के लिए है, हिज वर्क, विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। राजेश विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क कब तक समाप्त कर लिया होगा? सोमवार तक। कब तक भैया? सोमवार तक। तो हमने आपको बताया था, तो क्या लिखेंगे आप? बाय मंडे। ठीक है, तो हो गया राजेश विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय मंडे। हम लोग आपके आने से पहले ही सो गए होंगे, हम लोग आपके आने से पहले ही सो गए होंगे। दो बातें यहां पर जुड़ी है, हम लोग सो गए होंगे आपके आने से पहले, मतलब आपके आने से पहले मतलब बिफोर यू कम, ऐसा यहां पर। अभी आपको कंडीशनल बताऊंगा, उसमें भी बताऊंगा। तो हम लोग सो गए होंगे, तो हम लोगों की अंग्रेजी होती है वी शैल हैव slept, we shall have slept before, आपके आने के पहले, आपके आने के पहले मतलब बिफोर यू कम। ठीक है, पूनम अगले सप्ताह तक अपनी पुस्तकें नहीं बेच चुकी होगी, तो पूनम सब्जेक्ट है, पूनम विल, अब यहां पे लगाएंगे नॉट, पूनम विल नॉट हैव सोल्ड, पूनम विल नॉट हैव सोल्ड हर बुक्स कब तक नहीं बेच चुकी होगी? अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसके देखने तक क्या मैं खाना खा चुका हूंगा? उसके देखने तक क्या मैं खाना खा चुका हूंगा? तो उसके देखने तक मतलब बाय द टाइम। ठीक है, क्या मैं खाना खा चुका हूंगा, इसका आप पहले बनाएंगे। तो पहले कैसे बनाओगे? क्या मैं की अंग्रेजी होती है शैल, तो आप शैल लगाओगे, शैल आई हैव ईटन फूड, शैल आई हैव ईटन फूड। उसके देखने तक बाय द टाइम शीज। ठीक है, क्लियर हुई बात? शैल आई हैव ईटन फूड बाय द टाइम शी सीज, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बाय द टाइम शी सीज शैल आई हैव ईटन फूड। ठीक, दोनों तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं और थोड़ी और गहराई में आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही कंडीशनल आए, तो आपको मैंने परफेक्ट में कंडीशनल में जो कंडीशन बताई थी वही कंडीशन यहां पर भी लगेगा। जब हम पास्ट का परफेक्ट बता रहे थे, तो वहां पे हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट का यूज बताया था। लेकिन ये जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर में फ्यूचर के इंडेफिनिट और फ्यूचर के परफेक्ट को नहीं लगाया जाता, बल्कि यहां पर आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज करना पड़ता है और फ्यूचर का परफेक्ट यूज करना पड़ता है। बाकी नियम वैसे ही हैं जैसे हमने आपको समझाया था कि बिफोर आएगा तो परफेक्ट वाला पहले, है ना, जो काम पहले हुआ उसका ट्रांसलेशन पहले होता है, ये आप जानते हैं। और परफेक्ट वाला पहले, अगर आफ्टर आया तो परफेक्ट वाला आफ्टर मतलब बाद में। यही प्रक्रिया आपको करनी होगी। ठीक है, आइए कैसे होता है जरा सा विचार करते हैं। देखिए, दो कंडीशन बनेगी कंडीशनल में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंडीशनल है। देखिए, अगर मान लीजिए बिफोर आएगा, क्या आएगा? बिफोर आएगा, तो जो पास्ट परफेक्ट होता था उसमें हम क्या करते थे? पहले लगाते थे। तो यहां पर भी आप फ्यूचर परफेक्ट पहले लगाओगे। फ्यूचर परफेक्ट बोले तो विल हैव की मदद से जो आप वाक्य बना रहे होंगे, जो आप वाक्य ट्रांसलेट कर रहे होंगे, उसे आप पहले लगाएंगे। तो यहां पर आप क्या बनाओगे? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप पहले लगाओगे, फिर बिफोर लगाओगे, और उसके बाद क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप लगाएंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। कब? जब बिफोर आएगा। और अगर मान लीजिए आफ्टर आए अगर मान लीजिए आफ्टर आए तो क्या लगाओगे? तो अगर आफ्टर आ जाए तो ये जो परफेक्ट टेंस है वही बाद में लगाओगे। तो मतलब यहां पर जो लगाओगे भैया वो क्या लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाओगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाओगे। और इसके पहले क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। ठीक है ना? ये दो चीज आपको सीखनी है। कहने की एकदम सरल बात है कि जो बिफोर आएगा तो परफेक्ट वाला टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिफोर मतलब पहले, तो परफेक्ट कहां लगाओगे? पहले लगाओगे। आफ्टर मतलब बाद में, तो क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट, तो आप परफेक्ट कहां लगाओगे? बाद में। बस इतनी सी बात आपको करनी है। ठीक है, आइए एक वाक्य बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसे समझते हैं। हमने लिखा रोगी के आने के पहले डॉक्टर खाना बना चुका होगा। ठीक है, मार नहीं रहा हूं इस बार डॉक्टर को। रोगी के आने के पहले डॉक्टर खाना बना चुका होगा या डॉक्टर खाना बना लिया होगा, दोनों बातें यहां पर आ सकती है। बना चुका होगा या बना लिया होगा। ठीक, ये वाक्य आ गया आपका। अब आप देखो इस वाक्य में क्या आपको देखने को मिल रहा है। इस वाक्य में आपको पहले देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? पहले। हमने कहा जो काम पहले होगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे। पहले काम कौन होगा? रोगी आएगा या खाना बनेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, पहले तो खाना बन के तैयार होगा, उसके बाद रोगी आएगा। इसका मतलब इस टेंस को हम लोग पहले बनाएंगे, इस वाक्य को, और इसे किस में बनाएंगे? परफेक्ट में, तो इसे लिखेंगे पहले। समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां पर बनाएंगे द doctor will have cooked food. The doctor will have cooked food. कब? Before, पहले ही बना लिया, Before. उसके बाद क्या हुआ? पेशेंट आया। अब ये काम तो बाद में हुआ, तो बाद में जो काम होगा उसे हम लोग परफेक्ट वाला तो पहले बना लिए, और बाद वाले काम को किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे रोगी के आने के पहले, मतलब रोगी आता है, ऐसा हम लोग बनाएंगे। तो क्या होगा? बिफोर द पेशेंट कम्स। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब एक और बनाता हूं। क्या लिखा? नेहा के जाने के बाद पूजा अपना होमवर्क, गृह कार्य लिख देता हूं, अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया होगा। ठीक है, नेहा के जाने के बाद पूजा अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, पूजा ने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया होगा, ऐसी बात लिखी गई है। अब आप देख रहे हैं इस वाक्य में आपको क्या देखने को मिल रहा है? के बाद। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? के बाद। यहां पर क्या देखने को मिल रहा था? कि पहले। तो के बाद देखने को मिल रहा है। तो अब आप बताओ मुझे कि पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम नेहा के जाने का हुआ या पूजा के होमवर्क खत्म करने का? तो आप कहोगे सर कि पहला काम हुआ नेहा के जाने का। अब नेहा के जाने का जब पहला काम हुआ तो इसका मतलब पहले जो काम हुआ उसे बनाएंगे, और जो पहले काम हुआ उसे परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम बाद में हुआ उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो अब आप बताओ कैसे बनाएंगे? बोलिए कैसे बनाएंगे? अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो ये के बाद आया, आफ्टर आया, हमें तुरंत पता चलेगा कि आफ्टर आया तो इसका मतलब जो परफेक्ट वाला काम होगा वो बाद में बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला काम बाद में बनेगा, ये काम पहले होगा। तो यहां पर हम लोग कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे जरा देखें।
लिखिए पूजा फिनिशेस अपना गृह कार्य, फिनिशेस हर होमवर्क आफ्टर नेहा के जाने के, तो आफ्टर नेहा विल हैव गॉन, आफ्टर नेहा विल हैव गॉन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हमको बिफोर मिलता है, क्या मिलता है, जब हमको बिफोर मिलता है तो हम परफेक्ट वाले को पहले बनाते हैं, और जब आफ्टर मिलता है तो हम परफेक्ट वाले को कहां बनाते हैं, बाद में बनाते हैं। क्लियर हुई ये बात? ये आपको बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। इसे आप लोग जल्दी से उतारें, इसे जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। घर पर इस पर बहुत अधिक से अधिक वाक्य आप बनाने की कोशिश किया करो। ना आए आप तत्काल मुझे मैसेज भेजोगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, जल्दी करें। हो गया? अब यहीं से एक बात और जन्म लेती है। कौन सी? संदेह की बात। ये जरूरी तो नहीं है कि ये काम खत्म ही हो जाए, ऐसा हम अनुमान भी तो लगा सकते हैं, ऐसा हम सोच भी तो सकते हैं कि ये काम हो जाएगा। तो अगर ऐसी बात हुई तो दो प्रकार से बातें आती हैं। एक तो हमको बिल्कुल विश्वास हो जाए कि ऐसा हुआ ही होगा, और एक तो विश्वास न हो और हम संदेह करें। एक तो विश्वास हो जाए कि ऐसा हुआ होगा, और एक तो विश्वास न हो, हम लोग संदेह करें। दो बातें। यदि विश्वास हो जाए तब तो बात बदलेगी, लेकिन यदि हम संदेह हो जाए, जैसे मैं ऐसे पूछूं, शायद आप कक्षा 9वीं में तो पास हुए ही होंगे, तो शायद कहने का मतलब ये कभी कभी वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें शायद छुपा रहता है, शायद लिखा नहीं रहता। हम ऐसे कहें, आपने तो आप खाना खाए होंगे। अब आप खाना खाए होंगे कहने के लहजे से जरा सोचिए कि खाना खाए होंगे, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है, ये बात कंफर्म नहीं है कि वो खाना खाया है या खाना नहीं खाया है। ये बात संदेह में है, और यदि बात सस्पेंस में है, यदि बात सस्पेंस में है तो उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो यदि कोई बात सस्पेंस में हो जिसका हमको संदेह हो कि ऐसा हुआ हो सकता है, या ऐसा हो गया होगा, या ऐसा होगा, तब वहां पर भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया करिए। वहां पर भी आप किसका यूज किया करिए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया करिए। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं छोटा सा, कि आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना होगा, तो इसे मैं दो तरीके से पूछ सकता हूं। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, एक ऐसे में पूछ सकता हूं, और एक मैं इसी चीज को ऐसे भी पूछ सकता हूं, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा। दो बातें, और दोनों बात में आपको एक बात पता चल रही है कि पहली वाली बात जिसमें मैंने ये कहा कि आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, इसमें क्लियर नहीं है कि वो सुने हैं कि नहीं सुने हैं। हो सकता है सुने हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं सुने। लेकिन जो दूसरी वाली बात है जिसमें हमने ये कहा कि आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें सुनने वाला काम पक्का हुआ होगा, सुनने वाला बात पक्का हुआ होगा। और अगर ऐसी बात है तो दोनों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दोनों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये बड़ी सवाल है। इसे हम लोग कैसे देखते हैं, जरा यहां पर देखिए। पहली बात, यदि वक्ता द्वारा
वक्ता द्वारा कही गई बात की होने की संभावना हो, मतलब शायद हो, तो वहां ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं अभी जो बात बोला उसी को मैं यहां पर लिखता हूं। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। अब इस बात को जब हम कह रहे हैं आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि आपने सुना कि नहीं सुना। इसका मतलब यहां से एक शब्द आपको छुपा हुआ दिखेगा, शायद। क्या मिलेगा? शायद। इसका मतलब यहां पर एक बात लगी हुई है, शायद आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। तो मैं यहां पर और क्लियर कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं शायद। क्या लिखा? शायद। मतलब इससे यह पता चल गया कि यह बात एकदम कंफर्म नहीं है, संभावना है कि हो सकता है सुना भी हो और यह भी हो सकता है कि ना भी सुना हो। दोनों बातें बनी रहेंगी, हो सकता है सुना हो और हो सकता है ना भी सुना हो, दोनों बातें। तो जब ये इस तरीके से बात होगी तो उसको जब हम बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट की मदद से बनाएंगे। तो इसे बनाओगे तो बनेगा यू विल have heard the name of Subhash Chandra. सुभाष चंद्र। ठीक है, हमने क्या लिखा? यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र। ठीक है, इस बात को मैंने एक तरीके से ऐसे लिखा। लेकिन अगर इसी बात पर मैं यहीं से और बात को बढ़ा देता हूं, परंतु यदि इसी बात पर जोर देनी हो, इसी बात पर जोर देना हो, या कह सकते हैं कि जब वहां से ऐसा उत्तर मिले कि वो चीज होगा, जब उत्तर के सकारात्मक होने की संभावना अधिक हो, सकारात्मक होने की संभावना अधिक हो, तो वहां must have की मदद से वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए वहां पर जोर देना हो, एम्फेसाइज करना हो, या ऐसा बात कहना हो कि वहां पर आशा है कि जो जवाब मिलेगा वो हां में मिलेगा,
तब आप वहां पर जो विल हैव यूज करते थे वहां पर विल हैव यूज ना करके आप वहां पे मस्ट हैव यूज कर देना। क्या यूज कर देना? मस्ट हैव यूज कर देना। जैसे इसी बात को मुझे ऐसे कहनी हो, जैसे इसी बात को मुझे यहां पर इस तरीके से कहनी हो। कैसे? आपने सुभाष चंद्र बोस, आपने सुभाष चंद्र बोस, मैंने वहां पर बोस नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा, सुना ही होगा। ठीक है, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा, मतलब पक्का सुना होगा। अब यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस तरीके का सेंस आने लग जाए तो आप उसे मस्ट हैव की मदद से बनाएंगे। उसे किसकी मदद से बनाएंगे? मस्ट हैव की मदद से। तो यहां पर हमने लिखा यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, BOSCD होता है बोस का, आप BOSC लिख लेना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब बात समझ में आई परफेक्ट की। तो ये दो यूज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूज थे, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और इसे आप लोग बार बार जब करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेंगी। आई होप कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आ गया तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दें और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। फिर मिलते हैं आखिरी टेंस के साथ कल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल आपका खत्म हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोग नरेशन पे काम करेंगे या वॉइस पे काम करेंगे या अगला किसी टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे होंगे, तब मैं अगली क्लास के बाद वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगले दिन अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए, खूब अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।